का स्वागत है आपके और मेरे चैनल पॉलिटिकल ज्ञान में, जिसमें इस बार मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ, वो भी पीडीएफ के द्वारा। मैं इस बार अपना चेहरा नहीं दिखाने वाला, मैं आपको सिर्फ अपने नोट्स दिखाऊंगा जिनको आप देखकर आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और एक और सरप्राइज़ मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। फर्स्ट ईयर वालों, सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। यानी किसी भी देश की सरकार के लिए, और स्पेशली हमारे देश की सरकार की अगर बात की जाए, तो भारत की अगर बात की जाए, तो भारत की सरकार के लिए भारतीय संविधान में ऐसे कौन से काम हैं, भारत की सरकार के लिए भारतीय संविधान में ऐसे कौन से काम हैं जो अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, जो गवर्नमेंट को करने ही करने हैं। और ऐसे ही कार्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बस आपको उसे ध्यान से समझना है और उसे कोशिश करना है स्टडी करने की, क्या बातें मैंने आपको बताई हैं और आपने क्या समझी हैं। अगर कोई डाउट है आपको, फ्रेंड्स मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको जब वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर, उसके बाद आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो और बेफिक्र होकर पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है और ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया को हर एक चीज़ की नॉलेज हो। एक बंदे को सारी दुनिया की जानकारी होना ज़रूरी नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो एक वर्ड हो, एक सेंटेंस हो या पूरा आंसर हो, कोई डाउट आराम से आप पूछ सकते हैं। कॉमेंट्स कीजिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का, या मैं कहूँ कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी हमारे देश की सरकार के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य, ज़रूरी है करना। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं। मैं आपको डीपली बता रहा हूँ चीज़ें, बहुत कम बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी, कुछ इनको पता होंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारी ये है, उसके बाद आता है भाग 4, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारी देश की सरकार के नीति निर्देशक तत्व, यानी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं सरकार की, तो संविधान में देता है वही कार्य करने के लिए यहाँ पर सरकार को प्रतिबद्ध यानी मजबूर किया गया है, और वो कार्य करने ही पड़ेंगे उस सरकार को जो जनता के मतों के द्वारा शासन में आई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या लिखा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, और इसका संबंध राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, शिक्षा संबंधी तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों से है। यानी सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसका संबंध, यानी जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका संबंध राष्ट्र के आर्थिक, यानी देश की आर्थिक स्थिति से है, देश की सामाजिक स्थिति से है, सोशली किस तरह से समाज जी रहा है, लोग किस तरह के हैं, विभिन्नता किस तरह की है, आर्थिक में क्या है, हमारी इकोनॉमी किस तरह बढ़ेगी, किस तरह बढ़ानी है, कैसे क्या अप डाउन आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद है प्रशासनिक और शिक्षा, यानी कि कार्य करने की क्षमता किसके पास होगी, कौन अधिकारी होगा, सरकारी अधिकारियों में कौन कौन होगा, उन अधिकारियों को बनाएगा कौन, ठीक है, उस पद पर बैठाएगा कौन, हटाएगा कौन, कितनी शिक्षा चाहिए, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों, देखो अंतर्राष्ट्रीय का यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये तो ऊपर के आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक जो थे वो देश के अंदर के थे। अब नेक्स्ट जो हमारा नीचे है शिक्षा वाला, उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय, तो ये तो देश से दूसरे देश की होगी, यानी भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो किस तरह संबंध दूसरे देशों के साथ बनाएगी, वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों से है। इन सिद्धांतों को हम 4 स्तरों में बांट सकते हैं। अब देखिए 4 स्तर कौन से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत हमारा है सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक, सोशली, आर्थिक, इकोनॉमिक, यानी समाज किस तरह बनेगा, समाज में क्या विभिन्नता है, समाज को लेकर गवर्नमेंट का क्या दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी है। और आर्थिक तो आप समझ ही गए होंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, और उसमें कब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अर्थव्यवस्था गिर जाए, उन चीज़ों को परखना, समझना, ये गवर्नमेंट का काम है। गांधीवादी सिद्धांत, ये गांधी जी के विचारों पर है कि आज़ाद भारत के लिए, यानी स्वतंत्र भारत के लिए गांधी जी क्या विचार रखते थे, उन चीज़ों को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा उदारवादी सिद्धांत, जो खुलेपन पर जोर देता है, खुले विचारों पर जोर देता है।
ठीक है। और नेक्स्ट, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को एक साथ देखते हुए उस पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब आप लोग बहुत से जानते हैं। विश्व में कोई भी ऐसा देश ना हो जो दूसरे के साथ युद्ध करना चाहता हो, किसी अन्य के साथ युद्ध करना चाहता हो, और कभी ऐसी स्थिति सिचुएशन आती भी है तो दूसरे देश उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढें, हल ढूंढें मिलकर, जिसमें से भारत का खुद का भी यही काम, यानी भारतीय संविधान इन चीज़ों के लिए प्रेरित करता है भारत को, भारत की सरकार को। और सुरक्षा तो सिंपल सी बात है कि कोई भी देश अगर हम पर आक्रमण करने वाली हरकतें करेगा या हमें महसूस होता है कि कोई ऐसा करेगा, तो हमें अपने आत्मरक्षा के लिए हक है कि हम भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो ज़रूरी हो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, समाजवादी एवं आर्थिक सिद्धांत। समाजवादी एवं आर्थिक सिद्धांत जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम उसमें पॉइंट देखेंगे कौन कौन सी बातें ऐसी जो गवर्नमेंट को करनी ही करनी है, यानी ज़रूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। कुछ निर्देशक सिद्धांत ऐसे भी हैं, यानी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो भारतीय संविधान में कही गई हैं भी हैं जिनको लागू करके समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। यानी कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिनके आधार पर समाजवादी सिद्धांत की स्थापना की सकती है। समाज की शक्तियों को, समाज में स्थिति को बेहतर पहले से अच्छा किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, सबसे पहले देखते हैं। राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, यानी सरकार की बात है, राज्य मतलब यहाँ सरकार है फ्रेंड्स। तो सरकार ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगी या करेगा जिसमें सभी नागरिकों को राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। यानी सभी को न्याय का मतलब यहाँ पर है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सबको इक्वली सभी तरह के सोर्सेस मिल सके। सोर्सेस मतलब संसाधन प्राप्त हो सके, तो चाहे वो आर्थिक हो, नौकरी से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, सामाजिक हो, समान में बराबर दर्जे की हो, समान रूप से काम करने के हो, कोई भेदभाव ना होने के हो। राजनीति, पॉलिटिक्स में आने की बात हो तो ये यहाँ भी काउंट होगा, यानी राजनीति से संबंधित कार्यों में भी ये काउंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें इक्वल करने की बात है, समाज में सबको बराबर दर्जा देने की बात है अगर वो नागरिक है। नेक्स्ट है हमारा आपका राज्य अपनी नीति का संचालन, यानी उसको कोऑर्डिनेट कैसे करेगा, चलाएगा कैसे। इस प्रकार करेगा कि सभी स्त्री पुरुषों को समान रूप से जीवन यापन के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके। अगेन, सभी स्त्रियों को और पुरुषों को समान रूप से जीवन यापन के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके, यानी सभी को इक्वली वो संसाधन मिल सके जिससे वो क्या कर सके, कमा सके, खा सके। बेशक वो मजदूर हैं लेकिन उन्हें मजदूरी करने के भी तो मौके बराबर के भी तो एटलीस्ट उन्हें संसाधन मिले। अगर पुरुषों को मिला तो महिलाओं को भी वही बराबर का दर्जा मिले, कहने का मतलब ये है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, स्त्री और पुरुषों को समान वेतन मिले, वही बात आ गई। उसके बाद देश के भौतिक संसाधनों या साधनों का स्वामित्व तथा वितरण किस प्रकार हो कि जनसाधारण को हित की प्राप्ति हो सके। यानी जो जिसका हक है, भारत के नागरिकों में जो जिसका हक है उसको वो हक प्राप्त, उसके वो अधिकार, जिसका जिस पर अधिकार है उसको बराबर का दर्जा उस हिसाब से दिया जाए। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के अहितकारी केंद्रीकरण ना हो। यानी ऐसा ना हो कि जो संसाधन है, बनाने के हैं, पैसा है, वो किसी एक के अधीन हो और किसी के हक में ना हो, किसी एक के नियंत्रण। केंद्रीकरण का मतलब किसी एक के नियंत्रण में है, और अहितकारी यानी किसी के हित यानी अधिकार में ना होना। तो ऐसा ना हो कि आर्थिक व्यवस्था किसी एक को सपोर्ट करती हो और किसी एक को दबाती हो, जैसा कि हमारे समाज में, भारत में होता है कि अमीर लोगों का दर्जा रुतबा ज़्यादा दिखता है और गरीब लोग वहीं के में अटके के रह जाते हैं, अमीर बढ़ता जाता है, जैसा कि हमेशा कहा गया। तो उन स्थितियों की बात करें कि ऐसा ना हो, और ये ना हो इसके लिए काम कौन करेगा, हमारे देश की गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी, राज्य करेगी। ओके, सिक्स पॉइंट इज दैट कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों की व्यवस्था तथा शक्ति और बालकों की बुरी अवस्था का दुरुपयोग ना हो। यानी ऐसी स्थिति कि वो गरीब हैं तो उनका गलत प्रयोग ना हो, ठीक है,
अपनी आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर कोई ऐसा काम करने पर मजबूर ना हो जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुरूप कि एक तो बालक, दूसरा स्त्री पुरुष, इनकी जो सिचुएशन है, सिचुएशन को देखते हुए लोग उनका फायदा ना उठाएं और ऐसे काम करने पर इन्हें मजबूर ना करें या ये खुद मजबूर ना हो जाएं जो इनकी कार्यक्षेत्र में आते हैं। सबसे बड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट, बच्चों तथा नवयुवकों की, देखिए ये रहा 7, बच्चों तथा नवयुवकों की अच्छाई के पतन तथा आर्थिक शोषण से रक्षा हो। यानी उनमें जो भी स्थिति है या जो भी उनकी सिचुएशन है, उनमें अच्छाई नाम की जो चीज़ है, नैतिकता जो है, उस नैतिकता को ख़त्म करने का काम ना हो। नैतिकता को ख़त्म तभी किया जा सकता है जब उनको एक गलत शिक्षा दी जाए, गलत तरीके सिखाया जाए, गलत व्यवहार सिखाया जाए, तभी उनमें से अच्छाई ख़त्म होती है, उसका पतन होता है। और ऐसा ना हो कि इसी के चलते उनका शोषण भी किया जाए, वो भी आर्थिक, अपने फ़ायदे के लिए लोग उनका शोषण ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इससे भी कौन बचाएगा? हमारी गवर्नमेंट बचाएगी। नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, सरकार लोगों के भोजन को पौष्टिक बनाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का काम है। जैसे कि स्कूल्स की बात की जाए तो 8वीं तक के बच्चों को क्या मिलता है हमारे स्कूल में? मिड डे मील मिलता है। तो कोशिश की जाती है कि वो पौष्टिक से पौष्टिक हो और बच्चों को आहार अच्छे ढंग का, अच्छे तरीके का मिले। ये एक नीति में से एक ही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 9th पॉइंट, ठीक है, एक्चुअली 9 पॉइंट, सरकार अत्यधिक इस बात की कोशिश करे कि सभी नागरिकों को बेकारी यानी बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन अवस्था से दूर करके सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने, काम पाने तथा शिक्षा पाने के अधिकार प्राप्त हो। यानी सबको ऐसी चीज़ें उपलब्ध हों जिनसे वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। ऐसी स्थितियाँ, ऐसी सिचुएशन, ऐसे मौके, अवसर उपलब्ध हो सके जिनका यूज वो अपने आप को ठीक अवस्था में रखने के लिए कर सके। सबसे बड़ी बात, और ये करवाने का काम या ये करने का काम जो है हमारी गवर्नमेंट का है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक और आर्थिक में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अपना 10th पॉइंट है, चलो, सरकार को मजदूर के लिए न्यायपूर्ण, सरकार को मजदूरों के लिए न्यायपूर्ण परिस्थितियों तथा स्त्रियों के लिए प्रसूति, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय पर उनकी चेकअप, उनकी स्थिति को देखना, वो कैसी हैं, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, इस तरह की स्थितियों के लिए प्रसूति गृह बनाए जाते हैं। तो प्रसूति गृह या प्रसूति सहायता देने का प्रयास करना चाहिए, जो गवर्नमेंट का काम बताया गया है न्यायपूर्ण स्थितियों में। यानी जुडिशरी जो चीज़ ठीक है उसके हिसाब से बताया जा रहा है, वो संविधान करने के लिए बोल रहा है, वो भी हमारी गवर्नमेंट को। और क्या 11th पॉइंट इज दैट कि सरकार प्रत्येक श्रेणी के मजदूरों के लिए अच्छे वेतन, अच्छा जीवन स्तर तथा आवश्यक छुट्टियों का प्रबंध करेगी। यानी सबसे पहली चीज़ उनकी सैलरी, जैसा वो काम करेंगे उस हिसाब की उनकी सैलरी होगी। दूसरा, जिस हिसाब से वो काम करेंगे उस हिसाब से उनकी सैलरी होगी, उस हिसाब से उनको संसाधन भी मिलेंगे। और तीसरा कि नॉर्मली सबको चाहिए होती हैं छुट्टियाँ यार, तो छुट्टियाँ भी मैनेज की जाएंगी कि भैया कब को किस किस काम के लोगों को छुट्टियाँ मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि गांधीवादी सिद्धांत जो गांधी जी के विचारों पर जुड़ा हुआ है, गांधी जी के विचारों पर आधारित है। हम बात करते हैं, चलिए अब उसकी। गांधी जी का क्या कहना था कि इस श्रेणी में दिए गए गांधी जी के उन विचारों पर आधारित हैं, मतलब जो ये हमारा गांधीवादी सिद्धांत है इसमें वो बात बताई गई है जो गांधी जी स्वतंत्र भारत के लिए या उसके निर्माण के लिए विचार रखते थे। उन बातों की बातें चलो देखते हैं। सरकार ग्राम पंचायतों का निर्माण करेगी, जो कि ग्रामीण इलाकों में होते हैं, गाँव और हमारे इलाके में होते हैं ग्राम पंचायतों का निर्माण करेगी तथा उनको इतनी शक्तियाँ देगी कि वह अपने अधिकार के आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक अपने क्षेत्रों में काम कर सके, ग्रामीण इलाकों में अपने स्तरों पर काम कर सके बिना किसी रोक टोक के। नेक्स्ट पॉइंट, 2nd पॉइंट, सरकार के ग्रामों में निजी तथा सरकारी आधार पर घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देगी। सरकार ग्रामीण इलाकों में क्या करेगी, निजी यानी ऐसे लोग जो क्या है अपने उद्योग खोलना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो उन लोगों को भी सपोर्ट करेगी। और जो आपका 2nd है गवर्नमेंट, सरकारी,
तो दोनों तरह के घरेलू उद्योग यानी ऐसी चीज़ों में लोगों के योगदान को बढ़ाएगी जिससे लोगों को प्रॉफिट हो और देश का विकास भी हो। ठीक है, प्रोत्साहन देगी। और नेक्स्ट स्टेप का थर्ड, सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस तरह के लोगों के लिए, SC STs के लिए की शिक्षा तथा उनके हितों और उन्नति के लिए, उनके विकास, उनके अधिकारों के लिए, ठीक है, अधिकारों के लिए। और नेक्स्ट है हमारा उन्नति के लिए विशेष कोशिश करेगी तथा उनको सामाजिक न्याय की अवस्था उपलब्ध कराएगी, यानी इक्वल समाज में, सामाजिक न्याय मतलब समाज में इक्वल दर्जा प्रदान करने की कोशिश करेगी, जितना हो सके उतना गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, सरकार नशीली वस्तुओं को जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उन्हें रोकने का प्रबंध करेगी। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें गलत है उन चीज़ों को गवर्नमेंट ही रोकेगी, उनको रोक भी नहीं सकता। गवर्नमेंट ने अगर उस पर बैन लगा दिया तो कोई और उसे लागू भी नहीं कर सकता, और अगर कोई करता है तो गवर्नमेंट ने अगर उस पर भी नियम लागू कर दिया तो बस तो बेटा तो बल्ले बल्ले तो गया। अच्छा, 5th पॉइंट है हमारा, सरकार गायों, बछड़ों तथा दूध देने वाले पशुओं के हत्या रोकने के लिए कोशिश करेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है कि पालतू जानवरों की हत्या को रोकने का प्रयास करेगी। और पालतू जानवर ही क्यों, हर एक तरह के जानवर जिनको जीवित रहने का हक है, जो हमारे जैसे ही हैं, खाते हैं, चलते हैं, रहते हैं, जीवित हैं, उन्हें जीवित रहने का हक है। और ऐसे सभी तरह के जानवरों के लिए, जीवों के लिए सरकार काम करेगी, उन्हें जीवित रखने का काम करेगी, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये थे हमारे गांधीवादी सिद्धांत। अब बात करते हैं उदारवादी सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। उदारवादी सिद्धांत यानी खुलेपन पर जोर देने वाला, लोगों के खुले विचारों को रखने वाला, और लोगों को, समाज को, किसी भी देश के नागरिकों को एक खुली स्वतंत्रता देने वाला, जो अपनी मर्जी से सद्भाव देती हो हर एक कार्य करने का। ठीक है, चलो देखो क्या है इसका मीनिंग, इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि अन्य सिद्धांतों को जो इस प्रकार के श्रेणियों में नहीं आए, यानी उदारवादी की श्रेणी में नहीं आए, हम उन्हें उदारवादी सिद्धांत कहकर पुकार सकते हैं। और इनमें मुख्य विचार निम्नलिखित हैं, जो कि अब आपको समझ में आ जाएंगे मैं क्या कह रहा था। खुले विचार। ठीक है, चलिए, अन्य सिद्धांतों को जो इस प्रकार की श्रेणियों में, जैसा मैं आपको समझा चुका हूँ, उदारवादी बिल्कुल हटकर है। सरकार भारत के एक समान व्यवहार संहिता के निर्माण की कोशिश करेगी, यानी सरकार ये प्रयास करेगी कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है, नागरिक जो है, उसे सभी तरह के अधिकार मिले, उनको सभी तरह से, हर एक तरह से बराबर का दर्जा भी मिले, भेदभाव उनके साथ ना किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा 2nd पॉइंट, सरकार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की उचित कदम उठाएगी, क्योंकि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है और कार्यपालिका दो हिस्सों में बांटी गई है भारत में, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। इसमें राजनीतिक में हमारे राष्ट्रपति सबसे प्रमुख माने जाते हैं, और अगर बात की जाए प्रशासनिक में, तो प्रशासनिक में हमारे सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यानी जो हमारे नौकरशाही होते हैं, उनको रखा जाता है। तो न्यायपालिका एक अलग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, जिस पर किसी का कोई कब्जा ना हो, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, ना चाहे वो विधायिका हो या फिर वो कार्यपालिका हो। इसलिए सरकार ये प्रयास करेगी कि न्यायपालिका कभी भी कार्यपालिका के अंतर्गत ना रहे या दबाव में ना रहे। चलिए, ये हो गया हमारा 2nd पॉइंट। अब 3rd पॉइंट पर सरकार संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के, यानी संविधान में अगर कोई कानून लिखा जा रहा है तो उसके 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क, मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सरकार कृषि तथा पशुपालन का गठन, सरकार कृषि तथा पशुपालन का गठन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर करेगी। इसका मीनिंग सिंपल सा है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, वैज्ञानिक परिदृष्टि या वैज्ञानिक दृष्टिकोण चल रहा है दवाइयों का और जिस भी चीज़ का कृषि के लिए, पशुपालन के लिए यूज़ किया जाएगा, उन सभी तरीकों को वर्तमान समय के आधुनिक प्रेजेंट में जो भी तौर तरीके हैं, उन सभी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा हमारे पशुपालन और कृषि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, सरकार लोगों के जीवन स्तर तथा भोजन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगी, स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगी, यानी अच्छे से अच्छा खाना उपलब्ध हो सके,
ठीक है, जीवन स्तर अच्छा उपलब्ध हो सके और जीवन व्यवस्था उनकी अच्छी हो सके, बस और कुछ नहीं चाहती। और ये संविधान यही कहता है कि गवर्नमेंट को इतना ही करना है, गवर्नमेंट इतना ही करे बस बहुत है। और ये तो बोलने वाली बातें हैं फ्रेंड्स, जब करने की बात आती है तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट बहुत पीछे रह जाती है। गवर्नमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, बहुत गवर्नमेंट्स गलती करते हैं, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो गलती करते हैं लेकिन उस गलती का रीज़न को कई बार नहीं होती। ठीक है, चलो अब हमारा फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा सिद्धांत यानी एक ऐसा विचार जिसमें समाज में, किसी भी देश के समाज में अंदर से काम तो हो गया, अब बाहर से करने की बात आ गई ना। अंतर्राष्ट्रीय मतलब वैश्विक, इंटरनेशनली यानी ग्लोबली, और ग्लोबली जब काम होता है तो क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है यार, यहाँ पर देश की गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ क्या करेगी या दूसरे देशों के साथ किस तरह का व्यवहार, बिहेवियर रखेगी, वो चीज़ें। तो भारत किसके लिए काम करेगा? भारतीय संविधान में साफ साफ बोला गया जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम यही है, सबसे प्रमुख काम यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी स्थिति है, अगर वो तनाव वाली है, संघर्ष वाली है, मारकाट वाली है, तो कोशिश करेगी कि उस मारकाट वाली स्थिति को खत्म करें। और अपने आप को अगर नहीं हो पा रहा, वो चीज़ नहीं हो पा रही, हमारे पर भी उसका नुकसान हो सकता है, तो अपने सुरक्षा करना सेकंड ऑप्शन जरूर माना जाता है। पहले उस सिचुएशन को ठीक करना और सेकेंडरी हमारी सुरक्षा जो रखी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में केवल राज्य की आंतरिक नीति से संबंधित विचार ही नहीं है, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए इस विषय में भी निर्देश दिए। सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान में सिर्फ ये नहीं बताया है कि अंदर के कैसे काम होंगे, देश की सरकार अंदर के काम कैसे करेगी, बल्कि ये भी बताया है कि देश की सरकार बाहर के कार्यों पर कैसे, सिचुएशन किस तरह की है वो भी देखी जाएगी, और वो भी करने का काम हमारी गवर्नमेंट का, सिर्फ अंदर नहीं, देश के बाहर भी, देशों के साथ भी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे किस पे, हमारे अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा गया है, यानी देश की सरकार को इस तरह काम करने के लिए कहा है, वो भी इंटरनेशनली, यानी दूसरे देशों के साथ कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, या राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, जो हमारा काम है, देश की शांति को बनाए रखना और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरे राज्यों के साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, दूसरे राज्यों के साथ न्यायपूर्ण। ऊपर वाले में अगर आप ध्यान दो तो उसमें क्या है कि राष्ट्रीय शांति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति भी डाला जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत की ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, नेक्स्ट दूसरे राज्यों के साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी ऐसी स्थिति की कोई हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, बराबर का दर्जा देंगे, चाहे वो छोटा देश है या बड़ा देश, और किसी छोटे देश को हेल्प चाहिए तो वो भी हम करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधियों मतलब समझौते, जो कि साथ में लिखा हुआ, ठीक है, तथा कानूनों के लिए सम्मान उत्पन्न करना, जो कि हम करते हैं, यूएनओ के द्वारा लागू किए गए नियम कानूनों का हम जरूर पालन करते हैं, करते रहते हैं, और जब यूएनओ को हेल्प चाहिए होती है तो हम यूएनओ की हेल्प में भी उतरते हैं, जैसा हम कर सकते हैं। जितना योगदान हमसे होता है, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमसे होता है, उतना हम कंट्रीब्यूट करते हैं हर एक तरह से। नेक्स्ट हमारा घ है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए रास्ता निकालना, ये भी हमारी गवर्नमेंट का काम है, देश की सरकार का काम है कि विश्व में किस तरह उसी को निपटाना है जो संकट उत्पन्न होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। ये तो हमारा ऊपर का एक्सप्लेनेशन था। अब हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय संविधान में समय समय पर जोड़ी गई। क्या उस समय एक्चुअली 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, और 1976 में उस समय हमारे देश में आपातकाल चल रहा था। तो आपातकाल के दौरान कहते हैं कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए और जनता का प्यार पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, जिनमें से 42वां संविधान संशोधन एक है। बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद आपको बहुत डीपली नहीं समझने को मिलेंगी, लेकिन हाँ समझने को ज़रूर मिलेगी, और आप इसका यूज़ करें तो बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। ये पूरा आंसर नहीं है फ्रेंड्स, ये नीति निर्दिष्ट तत्व है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है जो आएगा, जहाँ पर मुझे डाउट है बहुत अच्छे से, मौलिक अधिकार। तो अंतर आ सकता है या, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा डाउटफुल है, क्या अंतर आएगा। ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे। अभी मैं मौलिक अधिकारों के लिए मतलब टॉपिक भी डालूंगा वो वाला भी। 42वें संशोधन द्वारा, यानी भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा
राज्य के यानी सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल किए गए। निम्नलिखित कुछ ऐसे बिंदु थे जो 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में जोड़े गए। सबसे पहले, सरकार अपनी नीति का संचालन यानी उसको कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, चलाएगी कैसे, संचालन इस प्रकार करेगी कि बच्चों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और पूर्ण वातावरण में अपने विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्राप्त हों। यानी सरकार कुछ भी काम करेगी लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उनके जो वातावरण है, जो उनको माहौल मिला हुआ है, उस माहौल को नुकसान नहीं पहुंचेगा और हो सके तो अच्छे से अच्छे अवसर भी गवर्नमेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट, सरकार ऐसी कानून प्रणाली के प्रचलन की व्यवस्था करेगी। देखो, सरकार ऐसी कानून प्रणाली के प्रचलन यानी उसे प्रचलन मतलब क्या होता है, ट्रेंड में लाना, उसे प्रसिद्ध करना या उसे फेमस करना, जिससे लोग उसे माने। आपने देखा होगा, आप किसी भी कोई भी ट्रेंड आता है, जैसे किसी भी चीज़ का आ गया या किसी भी चीज़ का आ गया, तो आप उसे फॉलो करते हो। तो ऐसे ही ऐसे नियम कानूनों की प्रणाली लाएगी जिससे लोग उसे फॉलो करें। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, प्रचलन की व्यवस्था करेगी, समान अवसर के आधार पर न्याय का विकास करे, कि सबको इक्वली लागू हो, मतलब जो नियम कानून होगी, जो प्रणाली होगी, वो सब पर इक्वली होगी। ठीक है, न्याय का विकास करे। न्याय तभी होगा जब सब इक्वल होंगे, जब समाज में समान होगा, समानता होगी, समान व्यवहार होगा, समान चीज़ें होंगी, तो न्याय अपने आप आ जाता है फ्रेंड्स। का विकास करें, ठीक है, न्याय का विकास करें। आर्थिक दृष्टि से जो व्यक्तियों के लिए मुक्त कानून की व्यवस्था करने की कोशिश करेगी। सिंपल सी बात है, जो कानून नियम लाए जाएंगे वो सब पे इक्वली लागू होंगे, और लागू होने की वजह से क्या है, जब सभी लोगों पर लागू होंगे सभी लोगों को मानना पड़ेगा। तो इसमें कोई नोक-झोंक नहीं है कि भैया तू मान, मैं मान, मैं नहीं, तू मान। ठीक है, सरकार कानून द्वारा श्रमिकों को उद्योगों प्रबंध मतलब जो फैक्ट्री होती है, कंपनीज होती हैं, इस तरह के उद्योग लगाने के लिए सरकार कानून नियम बनाकर इसकी और अपना योगदान मांग सकती है। जैसे हमारे टाइम पे क्या, मतलब पुराने टाइम पे क्या होता था, जब ये देखा गया था कि उस समय कुछ ऐसे उद्योग थे जो गवर्नमेंट रखे गए, 17 थे। उसके बाद कुछ ऐसे उद्योग थे जिन्हें क्या है प्राइवेट भी रखा गया था, और प्राइवेट में ज़्यादा सक्सेसफुल देखा गया। प्राइवेट उद्योगों को ज़्यादा सक्सेसफुल देखा गया, इस वजह से गवर्नमेंट अपने अभी प्रेजेंट में सिर्फ 3 उद्योग रखे हैं, बाकी उन्होंने गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कर रखे हैं, जिससे लोगों को अपना फ़ायदा दिखता है और उस फायदे का वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और लोगों को, और गवर्नमेंट का काम ही है कि वो जनता को सपोर्ट करे कि भाई अगर आप उद्योग लगाना चाहते हो तो लगाएं, तो कहाँ लगाएं, ऐसे इलाकों में जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल सके और आपको श्रम मिल सके। तो ऐसे ग्रामीण इलाके बहुत सारे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है प्राइवेट कंपनीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, सरकार वातावरण की सुरक्षा करने यानी पर्यावरण की सुरक्षा करने तथा देश में वन और वन्य जीवन जो हमारे जंगली जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उन सब के सुरक्षा के लिए भी काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 44वां संविधान संशोधन या 44वें संशोधन द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया गया है। ठीक है, कैसे किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए, क्या है कि हमने अभी पढ़ा, अब ध्यान सुना, इसमें संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में एक और निर्देश सिद्धांत जुड़ा। ठीक है, जुड़ा 44वें संशोधन के अनुसार राज्य के विशेष करों यानी जो देश की जो कर होंगे और आय, जो देश के कर हैं यानी टैक्स हैं, और आय यानी इनकम की सोर्स है, आय की समानता को न्यूनतम करने और न केवल व्यक्तियों में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों तथा अथवा विभिन्न व्यवसाय में हर एक तरह की जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्था है, उन सब में इक्वल रखने की बात की गई है। और सबको इक्वल रखने का रीज़न यही है कि सबको बराबर का दर्जा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बाद में मिलते हैं। और आप ज़रा प्लीज़, आपके लिए मैं लाया हूँ, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं करिए। घर पे बैठे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, और अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाइए, जहाँ आप चाहते हैं फेसबुक पर अपलोड कीजिए, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँ। ठीक है, तो खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, और करते जाइए। आप मत देखिए कि एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, आपको सिर्फ करना है। जब होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, डेट शीट आ जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।